Hello student, welcome to Other City online class. Today we will discuss about some numericals with regarding with Raoult's law and their mole fraction also. पहले हमने डिस्कस कर लिया है राउल्ट्स लॉ के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर क्या होता है कि कोई भी वोलाटाइल मीडियम लिक्विड है, वो वोलाटाइल मीडियम लिक्विड में वाटर ले लीजिए, कंटेनर में उसको क्लोज कर दीजिए। तो कंटेनर में जब क्लोज कर देंगे तो वो क्या होता है, स्ट्राइक करता है कुछ इस टाइप से। अगर हमने लिक्विड ले लिया, इसके अंदर सम ऑफ वाटर है, तो इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। वेपर में जब चेंज होंगे तो वॉल्स पे जो स्ट्राइक करेंगे, जिस प्रेशर से स्ट्राइक करेंगे उसे ही हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ let YA and YB can be calculated from the partial pressure। पार्शियल प्रेशर एक होता है वेपर प्रेशर। तो वेपर वो फ्लूइड जो आपको वोलाटाइल मीडियम में मिला हुआ है उसका एक प्रेशर क्रिएट होगा, उसे हम पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर बोलेंगे। और जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, कंटेनर और फ्लूइड से जुड़ा होगा। लेट्स अब यहाँ पे दो फेज 1 और फेज 2 जैसे हम लास्ट में मान रहे थे, दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। y इज इक्वल टू पीए डिवाइडेड बाई सम ऑफ पीए प्लस पीबी। तो पीए और पीए प्लस पीबी दिस इज इक्वल टू पी टोटल। तो पी टोटल हमने यहाँ पे पुट कर दिया सेम एज यूजुअल। वाई बी इज इक्वल टू पीबी डिवाइडेड बाई पीए प्लस पीबी डिवाइडेड बाई पी total. Why? Because of that sum of PA and PB equal P total, hence we put here P total. Let's start with the questions. Question हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एट डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन के टेम्परेचर पे R 200 mmHg का प्रेशर लगा रहे हैं और 415 mmHg का प्रेशर लगा रहे हैं। तो आप कैलकुलेट करिए कि इसका वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग। जब हम क्या करेंगे, उसमें मिक्स करेंगे 25.5 दैट मीन की 25.5 क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। जब हम मिलाएंगे एट 298 के, तो हमें ये दो कंडीशंस निकालनी है। तो जैसे हम नॉर्मलिटी और मोलरिटी में करते आए हैं वैसे ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इजी पड़ेगा हमारे लिए कैलकुलेशन करने के लिए। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। तो गिवन डेटा हमारा क्या मिला हुआ है हमको, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है, 25.5 ग्राम। अब फॉर्मूला होता है CaCl3, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, मोलर मास। तो 12 किसका होता है, कार्बन का। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। फिर उसके बाद में आपको मिला है क्लोरीन का हमें मालूम है 35.5 होता है। और 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 हैं। 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगी वो 12 + 1 दैट मीन की 13 और 35.5 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 119। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 119.5 ग्राम मोल इनवर्स। आप निकालते हैं मोलर मास ऑफ द डाइक्लोरोमीथेन का। तो यहां भी सेम एज यूजुअल होगा, इसका मोलर मास निकालेंगे तो 12 + 1 और फिर क्लोरीन है तो 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो फिर वही 13 और इसका 2 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन कि एक तरीके से 35 2 = 70 एंड 0.5 2 = 1 10। तो पॉइंट लग जाएगा तो 1 हो जाएगा। दैट मीन कि 71 और 72 और 12 ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 85। दिस इज इक्वल टू 85 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। अब हम इसके बाद जैसे ही हमें
मोलर मास मिल जाता है तो हम क्या निकालने जाते हैं, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स किसका कैलकुलेट करेंगे, क्लोरोफॉर्म का। तो Cl3 नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या करते हैं, फॉर्मूला में पता है कि हम क्वांटिटी को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। दैट मीन कि 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो होगी 0.213 मोल। और ऐसे ही अब डाइक्लोरोमीथेन का निकालेंगे। तो डाइक्लोरोमीथेन की क्वांटिटी है कितनी, 40। नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो 40 अपॉन, और इसका मोलर मास कितना आया है 85। कट कर दीजिए, कट करेंगे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.470 मोल। अभी आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए और यहां मोलर मास मिल गया, क्वांटिटी आपको पता है। तो एज यूजुअल हम मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमें यहां मिला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज टू। तो हम किसका निकालेंगे, सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं CHCl3 दैट मीन की क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का क्या हो जाएगा, हम पहला 213 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एज इट इज, दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 0.213 प्लस 0.470। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करके जो हमारा आएगा वो होगा 0.312। अब ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और जब मोल फ्रैक्शन है तो अब सेकेंड का निकालते हैं H2Cl2 दैट मीन की क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म में पहला कंपोनेंट 0.470 डिवाइडेड बाय सम ऑफ 0.213 प्लस 0.470। अब इसको हम सोल्यूट करेंगे, जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.688। आप एक फॉर्मूला और यूज करते हैं, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको मालूम है कि अगर एक का हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो हम क्या करें, 1 से उसको माइनस कर दें तो डायरेक्टली हमें वैल्यू पता चल जाती है। तो आपको क्लोरोमीथेन का ऐसे भी निकाल सकते हैं, और या फिर 1 माइनस डायरेक्ट कर दीजिए 0.312। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो इतना ही मिलेगी 0.688। ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा किसका, क्लोरोफॉर्म का। और जो पहला मोल फ्रैक्शन मिला है ये है हमारा, ये डाइक्लोरोमीथेन का है 0.688, और जो हमारा पहला मोल फ्रैक्शन है वो किसका है, क्लोरोफॉर्म का 0.312। अब मोल फ्रैक्शन हमें पता चल गए। तो अब विच वन इज ग्रेटर पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग इट 25 पॉइंट क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन at 298 and the mole fraction of component in vapor phase। तो वेपर फेज में हमने मोल फ्रैक्शन तो निकाल लिए। लेट्स वी फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सिंग, विच वन, क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन।
अब हमें पता है पी टोटल का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, पी पार्शियल प्रेशर हमारा एक्स ए का और पार्शियल प्रेशर हमारा एक्स बी का, दोनों क्या होते हैं, सम ऑफ में होते हैं। सब दोनों का हमें सम करना पड़ेगा। तो यहां देख लीजिए जो 200 mm Hg दे रहा है पार्शियल प्रेशर फर्स्ट का, और साथ ही साथ 415 mm Hg दे रहा है सेकेंड का। तो हम यहां रख देंगे 200 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये हमने निकाला हुआ है 0.312 प्लस, अब इसके साथ में इसे ले लेंगे तो हमारा 415 यहाँ पे दिया हुआ है mm Hg पार्शियल प्रेशर, और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स बी, दैट मीन कि हमारा जो डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन आया है 0.688। तो जो क्वांटिटी आपको निकल के आएगी वो हो जाएगी टोटल डाइक्लोरोमीथेन के क्वांटिटी से 0.688 मिला हुआ था, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62.4 समथिंग एंड 285 समथिंग, किसका आएगा, डाइक्लोरोमीथेन का। तो दोनों का सम करेंगे तो हमें ये पी टोटल यहां मिल जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन कितना है। तो मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए एज यूजुअल फॉर्मूला हमें मालूम है कि अगर एक का मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं तो सेकेंड का 1 से माइनस कर देंगे तो हमें एज यूजुअल मिल जाएगा। बाकी दूसरा फॉर्मूला है सेकेंड फेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपका सेकेंड निकल आएगा। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज एज वी कैलकुलेटेड एबव। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है कि जो हमारा क्लोरोफॉर्म का आया है वो कितना है 62.4। तो हमने लिख लिया कि क्लोरोफॉर्म का जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो कितना है 62.4 mm Hg है, और जो डाइक्लोरोमीथेन का आ रहा है 285.5 है, और टोटल जो आ रहा है पी टोटल जो हमें मिल रहा है, पी टोटल हमारा कितना निकल रहा है 347.9, दैट मीन कि 348 समथिंग। तो हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमें मालूम है कि ये फॉर्मूला कहां से निकल के आता है कि फर्स्ट फेज डिवाइडेड बाय पीए प्लस पीबी, दिस इज इक्वल टू पीए अपॉन पी टोटल। पी टोटल कहां से निकल के आता है, फर्स्ट और सेकेंड से, यानी जो क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन हमें दिया हुआ दोनों का सम करेंगे तो वही हमारा पी टोटल है। तो पी टोटल यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो 62.4 हमें क्या मिला है क्लोरोफॉर्म, और उसको हम डिवाइड कर देंगे पी टोटल 347.9 से, तो जो हमें वैल्यू निकल के आएगी 0.18 ये कट करके हमें वैल्यू मिलेगी। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 1 माइनस 0.18, तो हमें क्या किसका मिल जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन के मोल फ्रैक्शन हमें मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.82, 18 1 से माइनस करेंगे तो आपका 0.82 मिल जाएगा। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन आपका फर्स्ट का और सेकेंड का, ये फर्स्ट का है और ये सेकेंड का है। अब इन दोनों मोल फ्रैक्शन जो हमें मिले ये क्या है कि इन दोनों में इंक्रीज कौन है डिक्रीज कौन है बताना है। तो एज यूजुअल आप बता सकते हो कि कौन सा इंक्रीज कर रहा है कौन सा डिक्रीज कर रहा है। आप चलते हैं जो हमारा सेकेंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड के लिए राउल्ट्स ने जो रूल दिया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट हियर। द रिलेटिव लेवलिंग प्रेशर ऑफ solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute in the solution। इनका कहने का मीन्स है कि जो प्रेशर हमें वहां मिल रहा था किसके, लिक्विड की वजह से, यहां हमें वो प्रेशर सॉलिड के टर्म में मिलेगा। अब जब सॉलिड क्या हो रहा है, कोई सॉल्ट पानी में घुला जाएगा तो वो क्या बनाएगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन को क्रिएट करेगा।
अब नॉन वोलाटाइल जो सॉल्यूशन हमारा मिल रहा है, अगर हम उस सॉलिड को का प्रेशर मान लें P ऑफ S, दिस इज इक्वल टू, कैसे हमें मिलता है, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ये हमें इसी से मिला कि मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के, उस सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हेंस वी से दैट कि x1 इज PS is directly proportional to x, one multiplication of their partial vapor pressure। तो अब यहां से हम वैल्यू को निकालेंगे तो x1 इसको रिमूव करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू PS, P दैट मीन के सॉलिड का जो प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर के रेशियो में हमें मिल जाएगा। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सम n1 अपॉन n1 प्लस n2, दिस इज इक्वल टू, अब मोल फ्रैक्शन x1 इज इक्वल टू इतना होता है, इसके इक्वल में हमें इतना मिला PS अपॉन P नॉट, तो हमने वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया, दिस इज अ इक्विवेलेंट। अब क्या कर रहे हैं, जब हमें पता चल गया कि दिस इज ए इक्विवेलेंट साइड, तो हेंस कितना लोअरिंग जाएगा हमारा वेपर प्रेशर वो कैलकुलेट करेंगे। तो बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, 1 से माइनस कर रहे हैं, 1 से बोथ साइड को माइनस करेंगे, हेंस वी गेट 1 माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2 करेंगे, तो हमें जो रिलेशन लोअरिंग प्रेशर का मिलेगा वो ये मिलेगा। और यहां से हमारी डेफिनेशन बन गई कि जो हमारा वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट, जो सॉल्वेंट हमें मिला है सॉल्यूट के फॉर्म में, सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, वी से दैट राउट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। नाउ लेट्स हियर वी डिफाइन इट, हाउ इट कुड बी हैपन, या फिर हम इसको अदर नाम से जानते हैं, रिलेशन बिटवीन राउट्स लॉ एंड हेनरी लॉ। थर्ड केस में हम इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिकनेस बिटवीन राउट्स लॉ एंड हेनरी लॉ। तो दोनों के केस में आंसर एक ही बनता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल मीडियम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विच इज पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन बाय द गिवन ऑफ राउल्ट्स। राउल्ट्स ने गिवन क्या दिया कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेम एज यूजुअल ऐसा ही कुछ रूल हेनरी ने भी दिया था, उन्होंने बोला था कि जो सॉल्यूशन गैस से लिक्विड में जाएगी, वो लिक्विड में जब जाएगी तो उसका जो प्रेशर होगा हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके। तो दोनों फ्रॉम इक्वेशन, इसको अगर हम 1 माने, इसको 2 माने, इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, कंपेयर करें, तो हमें जो प्रॉपर्टी निकल के आती है वो ये कि KH इज इक्वल टू P नॉट। अब KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, P नॉट क्या है, पार्शियल प्रेशर है। अब ऑन कंपेयरिंग दीज टू वी कैन से दैट पार्शियल प्रेशर एंड हेनरी कांस्टेंट बोथ दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन solution which is present in solute and solvent. अब both these are a special case, hence we say that कि the Raoult's law and Henry law, Raoult's law is a special case of Henry law, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है पूछ रहे हैं कि what will happen vapor pressure if 1 mole of यूरिया एडेड इन 1 kg ऑफ वाटर। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो अब यूरिया को हम क्या कर रहे हैं, 1 kg वाटर में घोल रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा। अब जब सॉल्यूशन थिक होगा तो जो उसका वेपर प्रेशर है वो राइज तो नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, वेपर में कम कन्वर्ट होगा। जब वेपर में कम कन्वर्ट होगा तो उसका वेपर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। हेंस वी से दैट कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, नीचे कम होता चला जाएगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, इसी में पूछ रहा है कि क्या आगे क्या होगा जब 1 मोल
सोडियम क्लोराइड को हम 1 किलोग्राम वाटर में ऐड करेंगे। तो जब 1 किलोग्राम वाटर में सॉल्ट को घोला जाएगा, दैट मीन की सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। अब सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन जब गया तो NaCl हमें मालूम है कि क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है। इलेक्ट्रोलाइटिक इसे हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे ही वाटर में घुलेगा सोडियम और क्लोरीन दोनों कैटायन और एनायन में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब बोथ दीज टू प्रेजेंट इन आयनिक कंडीशन, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल डिक्रीज होगा। वहां पे एक ही कंपोनेंट दिया गया तो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड होने की वजह से उसका जो प्रेशर है, रिलेटिवली वेपर प्रेशर है, वो क्या होगा, और ज्यादा कम होता चला जाएगा। नाउ वी मूव ऑन आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? तो ऐसे सॉल्यूशन